नमस्कार दोस्तों, बोध लोग चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक मेंडेलियन हेरिडिटी। इस वीडियो में हम जानेंगे मेंडल का आनुवांशिकता का नियम एकदम विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस बात की गहराई में जाएं कि माता पिता से बच्चों में गुण आखिर ट्रांसफर कैसे होते हैं। हाँ, मतलब जिसे हम विज्ञान की भाषा में ट्रेट्स कहते हैं, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे सफर करते हैं। सही कहा। और इसके लिए हमने लिब्रेटेक्स्ट, बायजूस और विकिपीडिया जैसे कुछ बहुत ही प्रामाणिक स्रोतों का पूरा विश्लेषण किया है। तो हम बेसिकली उन छिपे हुए नियमों को उजागर करने वाले हैं जो ये तय करते हैं कि हम कैसे दिखते हैं। बिल्कुल। और ये पूरी प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम नहीं लगती, पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी तरह से एक गणितीय और तार्किक नींव पर टिकी है। अच्छा, तो मतलब ये कोई हवा-हवाई बात नहीं है, इसका पूरा गणित है। एकदम। लेकिन हमारी ये जो आज की वैज्ञानिक यात्रा है वो किसी बहुत ही हाईटेक लैब से शुरू नहीं होती है। ये शुरू होती है 19वीं सदी के मध्य में एक साधारण से मटके बगीचे से। अरे वाह, मटका बगीचा। मतलब उस समय लोग विरासत या आनुवंशिकी के बारे में क्या सोचते थे? उस दौर में ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नाम का एक सिद्धांत बहुत मशहूर था। लोगों का मानना था कि माता पिता के गुण बच्चों में बस ऐसे ही मिल जाते हैं, जैसे जैसे कॉफी में दूध मिलाने से उसका रंग बदल जाता है। अच्छा, मतलब दोनों का एक औसत मिश्रण बन जाता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही माना जाता था। पर एक सेकंड, अगर ऐसा होता तो मतलब अगर कोई बहुत लंबा इंसान किसी बहुत छोटे इंसान के साथ बच्चे पैदा करे तो बच्चा हमेशा बीच की हाइट का ही होना चाहिए। सही पकड़ा आपने। और अगर ये सच होता तो सदियों बाद दुनिया में हर इंसान की हाइट और रंग बिल्कुल एक जैसा हो जाता ना। मतलब कोई विविधता बचती ही नहीं। बिल्कुल सटीक तर्क है आपका। और यही वो विरोधाभास था जिसने ऑस्ट्रिया के एक भिक्षु ग्रेगर मेंडल को सोचने पर मजबूर किया। तो ग्रेगर मेंडल ने ही वो मट के बगीचे वाले प्रयोग किए थे। हाँ, 1856 से लेकर 1863 के बीच में मेंडल ने अपने बगीचे में मटर के पौधों पर प्रयोग शुरू किए। मटर के पौधे? हाँ, जिनका वैज्ञानिक नाम पीसम सैटिवम है। और उन्होंने कोई 10-20 नहीं बल्कि लगभग 28,000 मटर के पौधों को अपने हाथों से उगाया। 28,000 पौधे? हाँ यार, ये संख्या तो अपने आप में पागलपन लगती है ना। उन्होंने इतने सारे पौधों के गुणों का बाकायदा दस्तावेजीकरण किया। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ? मतलब मटर के पौधे ही क्यों? क्या उस समय कोई और जीव या पौधा नहीं था जिस पर प्रयोग किया जा सके? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मटर को चुनना मेंडल की सबसे बड़ी रणनीतिक जीतों में से एक थी। इसके 3 मुख्य कारण थे। अच्छा, पहला कारण क्या था? पौधे बहुत जल्दी बड़े होते हैं, जिससे एक ही जीवन काल में कई पीढ़ियों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। हाँ, ये तो है। इंसानों पर प्रयोग करते तो सदियां लग जाती। और दूसरा कारण? दूसरा ये कि मटर के पौधे प्राकृतिक रूप से स्वपरागण करते हैं, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन मेंडल एक छोटे ब्रश की मदद से उनके पराग कणों को अपनी मर्जी से क्रॉस पॉलिनेट भी कर सकते थे। ओहो, मतलब उनका पूरा नियंत्रण था कि कौन सा पौधा किसके साथ प्रजनन करेगा। बिल्कुल। और तीसरा और शायद सबसे अहम कारण, मटर के पौधों में जो गुण होते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट और द्विआधारी होते हैं। द्विआधारी से आपका मतलब बाइनरी है? मतलब कोई बीच का रास्ता नहीं था? एकदम सही। मेंडल ने 7 विशिष्ट गुणों का अध्ययन किया था, जैसे बीज का आकार या तो पूरी तरह गोल होगा या फिर पूरी तरह झुर्रीदार। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा गोल और थोड़ा झुर्रीदार। हाँ बिल्कुल। फूल का रंग भी या तो गहरा बैंगनी होगा या एकदम सफेद। कोई हल्का बैंगनी या बीज का रंग नहीं था। तो इससे गणितीय गणना करना बहुत आसान हो गया होगा। बहुत आसान। मेंडल ने केवल बाहरी दिखावे पर ध्यान दिया और यहीं से जीव विज्ञान के 2 सबसे बुनियादी शब्द जन्म लेते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप। इन दोनों शब्दों में अक्सर बहुत उलझन होती है। हाँ, ये काफी कंफ्यूजिंग लग सकते हैं शुरुआत में। तो इसको एक उपमा से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, बताइए। मान लेते हैं कि हमारे पास केक बनाने की एक बहुत पुरानी रेसिपी की किताब है। अब वो किताब बंद है, हम उसे बाहर से पढ़ नहीं सकते। तो ये किताब हमारा जीनोटाइप है। बेहतरीन। मतलब डीएनए के अंदर छिपा हुआ वो अदृश्य आनुवंशिक कोड जो निर्देश देता है कि क्या बनना है।
सही। और उस रेसिपी को पढ़कर जो शानदार स्वादिष्ट केक बनकर हमारे सामने टेबल पर आता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारा फिनोटाइप है। ये उपमा तो बिल्कुल एकदम सटीक बैठती है। जीनोटाइप वो छिपी हुई जानकारी है और फिनोटाइप उस जानकारी का भौतिक रूप है। जैसे किसी की आंखों का रंग या मटर के पौधे की लंबाई। बिल्कुल। अब इस उपमा को ना थोड़ा और आगे ले जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक ही तरह दिखने वाले केक के पीछे दो अलग-अलग रेसिपी हो सकती हैं। एक सेकंड रुकिए, ये कैसे संभव है? अगर केक का स्वाद और रंग एक जैसा है तो रेसिपी भी एक ही होनी चाहिए ना? यही तो आनुवंशिकी का असली खेल शुरू होता है। हर जीव को अपने माता और पिता दोनों से एक एक गुण मिलता है। मतलब जीन का एक संस्करण, जिसे हम एलील कहते हैं। हाँ, एलील। तो मान लीजिए एक पौधे को माता और पिता दोनों से बैंगनी फूल वाली रेसिपी मिली है। ठीक है। उसके पास दोनों निर्देश एक जैसे हैं। इसे हम विज्ञान में होमोजीगस कहते हैं। इसका फिनोटाइप बैंगनी होगा। ये तो सीधा सा गणित है। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर माता से बैंगनी फूल की रेसिपी मिले और पिता से सफेद फूल की? तब तो दोनों निर्देशों में टकराव होगा यार। तो क्या फूल आधा बैंगनी और आधा सफेद हो जाएगा? नहीं। और यही मेंडल ने वो जो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का पुराना विचार था ना, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अच्छा, कैसे? जब मेंडल ने शुद्ध बैंगनी फूल वाले पौधों को शुद्ध सफेद फूल वाले पौधों के साथ क्रॉस कराया, जिसे उन्होंने F1 पीढ़ी नाम दिया। फर्स्ट फिलियल जेनरेशन, राइट? हाँ, तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे मतलब 100% फूल बैंगनी रंग के ही पैदा हुए। अरे बाप रे, सफेद रंग का नामो निशान नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बैंगनी रंग की रेसिपी ने सफेद रंग की रेसिपी को पूरी तरह से दबा दिया। एकदम सही। और इसी घटना को मेंडल ने अपना पहला नियम बनाया, प्रभुत्व का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। उन्होंने कहा कि कुछ गुण हावी होते हैं, जिन्हें डोमिनेंट कहा जाता है, और कुछ गुण दब जाते हैं, जिन्हें रिसेसिव कहा जाता है। तो F1 पीढ़ी में बैंगनी और डोमिनेंट था, इसलिए उसने सफेद रंग को छुपा दिया। हाँ, भले ही पौधे के जीनोटाइप में वो सफेद रंग वाली रेसिपी मौजूद थी, लेकिन फिनोटाइप केवल बैंगनी ही बना। इस स्थिति को हम हेटेरोजीगस कहते हैं। तो सफेद रंग का गुण पहली पीढ़ी में नष्ट नहीं हुआ था, वो बस बैकग्राउंड में कहीं छिपकर इंतजार कर रहा था। बिल्कुल, वो वही था। लेकिन यार, मेंडल को ये कैसे पता चला कि वो गुण नष्ट नहीं हुआ है? अगर सारे फूल बैंगनी थे तो कोई भी यही सोचेगा ना कि सफेद रंग हमेशा के लिए खत्म हो गया। हाँ, पर विज्ञान में ना हर सवाल का जवाब अगले प्रयोग में छुपा होता है। मेंडल ने ये देखने के लिए कि क्या सफेद रंग सच में गायब हो गया है, एक और प्रयोग किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने F1 पीढ़ी के उन सभी बैंगनी फूलों को आपस में ही स्वपरागण करने दिया। अच्छा, सेल्फ फर्टिलाइज। हाँ, और इसके परिणाम स्वरूप जो बीज निकले, उन्हें बोने पर F2 पीढ़ी सामने आई। और इस पीढ़ी ने पूरे विज्ञान जगत को हैरान कर दिया। क्यों? क्या हुआ F2 पीढ़ी में? F2 पीढ़ी में सफेद फूल वापस आ गए थे। अरे वाह, ये तो किसी चमत्कार की तरह है। मतलब एक पूरी पीढ़ी को छोड़कर कोई गुण दूसरी पीढ़ी में कैसे छलांग लगा सकता है? यही तो जादू है। और क्या, ये जो वापसी हुई थी, ये किसी खास पैटर्न में हुई थी? बहुत ही सटीक पैटर्न में। मेंडल ने हजारों फूलों की गिनती की और पाया कि हर 3 बैंगनी फूलों के मुकाबले लगभग 1 सफेद फूल पैदा हो रहा था। अच्छा, तो ये वो मशहूर 3:1 वाला रेशो था। बिल्कुल, 3:1। और इसी से मेंडल ने अपना दूसरा नियम दिया, पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब अलग होना। हाँ, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि माता पिता के अंदर जो 2 गुण एक साथ मौजूद होते हैं ना, वो आपस में कभी मिक्स नहीं होते। जब प्रजनन कोशिकाएं बनती हैं, जैसे परागकण या अंडाणु, तो ये दोनों गुण एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। अच्छा, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब अगली पीढ़ी को रेसिपी पास करने की बारी आती है तो किताब के दोनों पन्ने अलग कर दिए जाते हैं। बिल्कुल सही। और हर बच्चे को केवल एक ही पन्ना मिलता है। तो जो दबा हुआ सफेद गुण है वो तभी अपना असर दिखा पाता है जब बच्चे को माता और पिता दोनों से सफेद रंग वाला पन्ना ही मिले। एकदम परफेक्ट समझाया आपने। अगर एक भी बैंगनी पन्ना आ गया ना, तो वो सफेद को छिपा देगा। ये पृथक्करण का नियम ये साबित करता है कि आनुवांशिकता कोई मिला जुला तरल पदार्थ नहीं है। हाँ, बल्कि ये अलग अलग डिस्क्रीट कणों की तरह काम करती है, जिन्हें मेंडल ने फैक्टर्स कहा था। हाँ, और उन्हीं फैक्टर्स को आज हम जीन कहते हैं। यार, ये 3:1 का गणित तो समझ आ गया, जो एक अकेले गुण पर लागू होता है। लेकिन कोई भी जीव केवल एक गुण से तो नहीं बनता ना।
हाँ मटर के पौधे में बीज का रंग भी है और बीज का आकार भी है। हाँ, बहुत सारे गुण होते हैं। तो क्या ये गुण एक साथ एक पैकेज की तरह सफर करते हैं? मतलब मान लीजिए, क्या पीला बीज हमेशा गोली होगा? क्या प्रकृति ऐसे कॉम्बो ऑफर में काम करती है? मेंडल के दिमाग में भी ठीक यही सवाल आया था, और इसका उत्तर खोजने के लिए उन्होंने अपना प्रयोग और थोड़ा जटिल कर दिया। अच्छा, अब क्या किया उन्होंने? उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। मतलब इस बार उन्होंने 2 अलग-अलग गुणों को एक साथ ट्रैक किया। 2 गुण एक साथ? हाँ, उन्होंने पीले और गोल बीज वाले पौधों का क्रॉस हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ कराया। यानी अब हम एक साथ 2 अलग-अलग रेसिपी किताबों को ट्रैक कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब उन्होंने F2 पीढ़ी के हजारों बीजों को देखा ना, तो उन्हें सिर्फ माता-पिता वाले कॉम्बिनेशंस नहीं मिले। मतलब सिर्फ पीले गोल और हरे झुर्रीदार नहीं थे? नहीं, उन्हें बिल्कुल नए कॉम्बिनेशंस भी मिले, जैसे पीले बीजों के साथ झुर्रीदार आकार और हरे बीजों के साथ गोलाकार। अरे, मतलब ये गुण आपस में बंधे हुए नहीं थे, उन्होंने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया और नई जोड़ियां बना ली। एकदम सही। और ये कोई रैंडम घटना नहीं थी। बीजों का ये जो बंटवारा था ना, ये एक बहुत ही विशिष्ट गणितीय अनुपात में हुआ। वो अनुपात क्या था? 9:3:3:1। 9-3-3-1। हाँ, मतलब 9 पीले गोल, 3 पीले झुर्रीदार, 3 हरे गोल और 1 हरा झुर्रीदार। वाह! इस सटीक गणित ने मेंडल के तीसरे नियम को जन्म दिया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बीज का रंग तय करने वाला जीन इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि बीज का आकार तय करने वाला जीन कहाँ जा रहा है। बिल्कुल नहीं परवाह करता। वो प्रजनन कोशिकाओं में जाते समय एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। यार, ये 9-3-3-1 का गणित सुन के ही दिमाग चकराने लगता है। मतलब क्या इस जटिल संभावना को समझने का कोई आसान तरीका नहीं है? है ना? कोई ऐसा टूल जिससे हम ये देख सकें कि कौन सा जीन किसके साथ मिल सकता है? बिल्कुल है। इस गणितीय उलझन को सुलझाने के लिए ना 20वीं सदी की शुरुआत में रेजिनॉल्ड पुनेट नाम के एक आनुवंशिकीविद ने एक टूल बनाया था। अच्छा। जिसे पुनेट स्क्वायर कहा जाता है। पुनेट स्क्वायर, ये कैसे काम करता है? ये एक साधारण सा चौकोर ग्रिड होता है। इसके ऊपर और बाईं ओर हम माता-पिता के अलग-अलग युग्मकों या गैमीट्स को लिखते हैं। ठीक है। और फिर ग्रिड के अंदर के खानों को भरकर हम ये देख सकते हैं कि बच्चों में कौन-कौन से जीनोटाइप और फिनोटाइप आने की गणितीय संभावना है। अरे, ये तो प्रकृति के अपने कैलकुलेटर जैसा हो गया यार। बिल्कुल। इसका मतलब अगर हमें माता पिता का जीनोटाइप पता है तो हम पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करके ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चे को कौन सी बीमारी हो सकती है या उसकी आंखों का रंग क्या हो सकता है। हाँ, काफी हद तक। लेकिन मेरा एक सवाल है, मेंडल ये सब 1860 के दशक में कर रहे थे। उस समय तो कोई पावरफुल माइक्रोस्कोप भी नहीं होते थे। मेंडल सिर्फ बाहर से मटर गिन रहे थे, तो उन्हें कैसे पता था कि कोशिका के अंदर ये सेग्रीगेशन भौतिक रूप से कैसे हो रहा है? सच कहूं तो मेंडल को नहीं पता था। अच्छा। उन्होंने गणित और सांख्यिकी के जरिए एक अदृश्य दुनिया का पूरा नक्शा तो तैयार कर दिया था, लेकिन उन्होंने कभी किसी जीन या क्रोमोसोम को अपनी आंखों से नहीं देखा था। और यही कारण था कि विज्ञान जगत ने लगभग 35 सालों तक मेंडल के काम को नजरअंदाज किया। 35 साल? मतलब लोगों को समझ ही नहीं आया होगा कि ये भिक्षु जीव विज्ञान में गणित क्यों घुसा रहा है। हाँ, बिल्कुल। उस समय बायोलॉजी में मैथ्स का कोई रोल नहीं माना जाता था। तो फिर दुनिया को मेंडल की महानता का एहसास कब और कैसे हुआ? मतलब इन अदृश्य फैक्टर्स को भौतिक रूप से किसने खोजा? इसके लिए हमें 1902 या 1903 के आसपास जाना होगा। 2 अलग-अलग वैज्ञानिक पूरी तरह स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे। कौन थे वो? एक थे वॉल्टर सटन, जो टिड्डों की कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे थे, और दूसरे थे थियोडोर बोवेरी, जो समुद्री अर्चन के भ्रूण पर काम कर रहे थे। ठीक है। जब इन दोनों ने कोशिका विभाजन को ध्यान से देखा, तो उन्होंने कोशिका के केंद्र में गहरे रंग की धागे जैसी कुछ आकृतियां देखी। अच्छा, धागे जैसी आकृतियां? हाँ, जिन्हें आज हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्या ये क्रोमोसोम उसी तरह व्यवहार कर रहे थे जैसा मेंडल ने अपनी नोटबुक में गणितीय रूप से लिखा था? 100%। सटन और बोवेरी ने देखा कि ये क्रोमोसोम हमेशा जोड़ों में होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेंडल ने कहा था कि गुण जोड़ों में होते हैं। अरे वाह! और जब गैमीट्स बनते हैं ना, तो क्रोमोसोम की ये जोड़े एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मेंडल का पृथक्करण का नियम कहता था।
यार ये तो विज्ञान के इतिहास का सबसे रोमांचक क्षण होना चाहिए। बिल्कुल था। मतलब जो बात मेंडल ने दशकों पहले केवल मटर के बीजों को गिनकर साबित कर दी थी, सटन और बोवेरी ने उसे अपनी आंखों से माइक्रोस्कोप के नीचे सच होते देखा। हाँ, और इसे ही जीव विज्ञान में बोवेरी सटन क्रोमोसोम सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने दुनिया के सामने ये एकदम स्पष्ट कर दिया कि मेंडल के वो रहस्यमयी फैक्टर्स कहीं हवा में नहीं तैर रहे, बल्कि वे भौतिक रूप से इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर स्थित होते हैं। क्या बात है। और बाद में 1915 में थॉमस हंट मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक ने फल मक्खियों पर प्रयोग करके इस सिद्धांत पर अंतिम मुहर भी लगा दी। फल मक्खियों पर ही क्यों? क्योंकि वे हफ्तों में नई पीढ़ी पैदा कर देती हैं और उनमें सफेद आंखों जैसा म्यूटेशन ना बहुत आसानी से देखा जा सकता था। अच्छा यार, अभी तक तो सब कुछ बहुत ही सटीक और साफ सुथरा लग रहा है ना? मतलब 3:1 का रेशियो, 9:3:1 का गणित, क्रोमोसोम्स का अलग होना। लेकिन मुझे ना ये पूरी तरह हजम नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छा क्यों? प्रकृति इतनी परफेक्ट कैसी हो सकती है? अगर मेंडल के ये नियम हर जगह लागू होते हैं तो दुनिया केवल कुछ गिने चुने रंगों और आकारों में ही क्यों नहीं बटी है? हम इंसानों में इतनी विविधता क्यों है? बहुत उम्दा सवाल है। मेरा मतलब है, जब ये साफ सुथरे नियम टूटते हैं तो क्या होता है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। मेंडल ने हमें आनुवंशिकी की ABCD सिखाई थी, लेकिन प्रकृति केवल वर्णमाला नहीं लिखती, वो पूरी की पूरी कविताएं लिखती है। क्या बात है। जब मेंडल के नियम पूरी तरह से लागू नहीं होते ना, तो उसे हम गैर मेंडेलियन आनुवंशिकता या नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं। इसका कोई दिलचस्प उदाहरण है क्या? मतलब क्या कभी ऐसा होता है कि कोई भी गुण पूरी तरह से हावी ना हो पाए? बिल्कुल होता है। कार्ल कॉरिन्स नाम के एक वैज्ञानिक ने मिराबिलिस जलापा नाम के एक फूल पर अध्ययन किया था। मिराबिलिस जलापा? हाँ, जिसे आम भाषा में 4 o'clock फूल भी कहते हैं। जब उन्होंने एक शुद्ध लाल फूल वाले पौधे का क्रॉस एक शुद्ध सफेद फूल वाले पौधे से कराया, तो मेंडल के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था? या तो लाल रंग को जीतना चाहिए था या सफेद को। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहली पीढ़ी के सारे फूल गुलाबी रंग के पैदा हुए। गुलाबी? हाँ, लाल और सफेद दोनों ने अपनी थोड़ी थोड़ी ताकत दिखाई और बीच का एक नया रंग बन गया। रुकिए एक सेकंड, ये तो वही पुरानी ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस वाली बात हो गई ना, जिसे मेंडल ने गलत साबित किया था, जैसे पेंट के 2 रंगों को मिलाना। पहली नजर में तो ये वैसा ही लगता है, लेकिन यहाँ एक पेच है। कैसा पेच? ये मिश्रण स्थायी नहीं था। जब कॉरिन्स ने उन गुलाबी फूलों को आपस में क्रॉस कराया ना, तो अगली पीढ़ी में लाल और सफेद फूल फिर से वापस आ गए। अच्छा, वो वापस आ गए? हाँ, इसका मतलब था कि लाल और सफेद के जीन आपस में घुल मिलकर नष्ट नहीं हुए थे, वे अलग अलग ही थे। बस उनमें से कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि दूसरे को पूरी तरह से दबा सके। समझ गया। और इसे विज्ञान में अपूर्ण प्रभुत्व या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। ये तो बहुत ही तार्किक लगता है यार। तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी है जहां दोनों जीन एक साथ अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं, मतलब बिना कोई समझौता किए? हाँ, बिल्कुल है, और उसे सहप्रभुत्व या को डोमिनेंस कहा जाता है। इसका कोई उदाहरण? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण कुछ खास नस्ल की मुर्गियों में देखने को मिलता है। जब काले पंखों वाले और सफेद पंखों वाले माता पिता का क्रॉस होता है, तो चूजे न तो काले होते हैं न सफेद होते हैं, और नहीं ग्रे होते होंगे। बिल्कुल। इसके बजाय चूजों के शरीर पर काले और सफेद दोनों रंग के पंख एक साथ अलग अलग दिखाई देते हैं। वे चितकबरे या स्पेकल्ड होते हैं। अरे वाह! और इंसानों में हमारा जो रक्त समूह होता है, ब्लड ग्रुप, क्या वो भी इसी का हिस्सा है? एकदम सही पकड़ा। मानव ABO ब्लड ग्रुप सप्रभुत्व का क्लासिक उदाहरण है। अच्छा, वो कैसे? अगर आपको माता से A टाइप का जीन मिलता है और पिता से B टाइप का, तो न तो A दबता है और न B। आपका ब्लड ग्रुप AB हो जाता है। दोनों जीन एक्सप्रेस होते हैं? हाँ, दोनों जीन कोशिका की सतह पर अपने अपने प्रोटीन बनाते हैं। तो यार ये तो बात हो गई जब जीन आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि कभी-कभी कोई एक जीन इतना हावी हो जाता है कि वो दूसरे जीनों के काम को पूरी तरह से रोक ही देता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी रेसिपी की किताब में किसी ने उस पन्ने पर पूरी की पूरी स्याही गिरा दी हो। बहुत सही उपमा है। आप जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं ना, उसे एपिस्टेसिस कहते हैं। एपिस्टेसिस? हाँ, ये तब होता है जब एक जीन का प्रभाव
पूरी तरह से किसी दूसरे स्वतंत्र जीन के प्रभाव को ढक लेता है या छिपा देता है। इसका कोई उदाहरण है? इसका सबसे प्यारा उदाहरण हमारे पालतू कुत्तों, खास तौर पर लैब्राडोर रिट्रीवर में देखने को मिलता है। अच्छा, लैब्राडोर, वो तो काले, भूरे, जिन्हें चॉकलेट कहते हैं, और हल्के पीले रंग के होते हैं। तो इसमें एपिस्टेसिस कैसे काम करता है? लैब्राडोर में एक जीन ये तय करता है कि रंग काला होगा या भूरा। ठीक है। मान लीजिए किसी कुत्ते के पास काले रंग के मजबूत जीन मौजूद हैं, लेकिन एक दूसरा जीन भी होता है जो ये तय करता है कि वो रंग कुत्ते के बालों तक पहुंचेगा या नहीं। ओके। अगर कुत्ते को माता पिता से ई मतलब रिसेसिव ई नाम का वो दूसरा जीनोटाइप मिल जाता है ना, तो ये ई जीन एक दीवार की तरह काम करता है। अच्छा। ये काले या भूरे रंग को बालों तक पहुंचने ही नहीं देता। अरे वाह, मतलब रेसिपी की किताब में केक को चॉकलेट फ्लेवर बनाने की सारी सामग्री लिखी थी, लेकिन उस ई नाम के जीन ने गैस स्टोव ही चालू नहीं होने दिया। हाँ, एकदम सही। और इसी वजह से उस कुत्ते का रंग हमेशा हल्का पीला या सुनहरा ही होगा, भले ही उसके अंदर काले रंग का जीन पूरी तरह से मौजूद हो। यार, प्रकृति का ये जो रक्षा तंत्र या कहिए नियंत्रण व्यवस्था है ना, ये वाकई चकित करने वाली है। बिल्कुल है। बात है जो मेंडल की सोच से बिल्कुल ही बाहर हो। मतलब हम हमेशा मानते हैं कि माता और पिता दोनों का योगदान बराबर होता है और सारा डीएनए कोशिका के केंद्र में क्रोमोसोम पर होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जीव विज्ञान में एक घटना है जिसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर? हाँ, सच ये है कि हमारा सारा डीएनए कोशिका के केंद्र में यानी न्यूक्लियस में नहीं होता। हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा देने वाले छोटे छोटे पावर हाउस होते हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो सबने स्कूल में पढ़ा है। बिल्कुल। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का एक छोटा सा डीएनए होता है। अच्छा। और इसमें सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हर इंसान को 100% केवल और केवल अपनी माँ से मिलता है। सिर्फ माँ से, पिता से नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करता है। यार, ये तो जेनेटिक्स का एक पूरा नया आयाम ही खोल देता है। बिल्कुल। इसका मतलब हमारे पास एक मुख्य रेसिपी की किताब है जो माता और पिता दोनों से मिली है, लेकिन ऊर्जा बनाने की एक छोटी सी अलग किताब है जो पीढ़ियों से केवल माताओं के जरिए ही आगे बढ़ रही है। एकदम सही। और ये सभी अपवाद ना, चाहे वो अपूर्ण प्रभुत्व हो, सह प्रभुत्व हो, एपिस्टेसिस हो या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस हो, ये मेंडल को गलत साबित नहीं करते, बल्कि ये हमें बताते हैं कि जीवन कितना जटिल और लचीला है। जैसे हमारी इंसान की लंबाई या हमारी त्वचा का रंग। हाँ। ये कोई एक जीन तय नहीं करता। ये बहुजीनी लक्षण या पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं जहां 20 अलग अलग जीन एक साथ एक सिम्फनी की तरह काम करते हैं और पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं। क्या बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को पीछे मुड़कर देखें ना, तो ये सफर कितना अद्भुत रहा है। बहुत ही अद्भुत। ये शुरू हुआ था एक भिक्षु की जिज्ञासा से जो बगीचे में बैठकर धैर्यपूर्वक मटर के दानों की गिनती कर रहा था। वहां से हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप के बीच के रिश्ते को समझा। ये देखा कि कैसे प्रभुत्व और पृथक्करण के नियम काम करते हैं। फिर हमने माइक्रोस्कोप के लेंस से सटन और बोवेरी के साथ क्रोमोसोम को अलग होते हुए भी देखा। हाँ। और अंततः हमने ये समझा कि जब प्रकृति अपने ही बनाए नियमों को तोड़ती है तो वो कितनी सुंदर विविधता पैदा करती है। बिल्कुल। और यही विविधता इस ग्रह पर जीवन को पनपने का मौका भी देती है। तो इस डीप डाइव के अंत में एक बहुत ही रोचक और विचारणीय बिंदु पर हम इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे। बताइए। हमने अभी तक माना है कि डीएनए एक स्थिर कोड है, मतलब आपको जीन माता से मिला है या पिता से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि जीन तो जीन होता है। सही बात है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कुछ खास स्थितियों में जीन की पहचान इस बात से तय होती है कि उसे देने वाला कौन था? अरे, आप जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं ना? ये विज्ञान के सबसे आधुनिक और हैरान करने वाले विषयों में से एक है। बिल्कुल। तो चूहों में ना एक जीन होता है जिसे IGF-2 जीन कहते हैं। हाँ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2। ये जीन उनके शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार होता है। अब प्रयोगों में ये देखा गया है कि अगर चूहे को ये IGF-2 जीन उसकी मां से मिलता है तो वो जीन शांत या बंद रहता है और चूहे का आकार सामान्य से छोटा या बौना रह जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य तो तब सामने आता है ना, जब वही समान जीन पिता की तरफ से आता है। बिल्कुल। अगर बिल्कुल वही जीन चूहे को अपने पिता से मिलता है तो वो सक्रिय हो जाता है और चूहे का आकार पूरी तरह सामान्य और बड़ा होता है। ये वाकई चौंकाने वाला है। हाँ,
ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी विरासत केवल डीएनए के अक्षरों तक या उस बंद रेसिपी की किताब तक सीमित नहीं है, बल्कि उस किताब के पन्नों पर कुछ ऐसे सूक्ष्म और रासायनिक निशान भी लगे होते हैं जो ये याद रखते हैं कि वो किताब हमें माँ ने दी थी या पिता ने। बिल्कुल। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा शरीर सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि ये अपने इतिहास को याद रखता है। तो अगली बार जब कोई भी इंसान किसी परिवार में पीढ़ियों से चले आ रहे किसी गुण को देखे, तो सोचिएगा कि इसके पीछे कोशिका के अंदर कितना जादुई और जटिल गणित चल रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ अगली गहरी चर्चा तक।